नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दुर्गेश आपका एग्ज़ाम का गुरु चैनल में स्वागत करता हूं। और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं SCERT की बुक्स को कवर करूंगा, जो कि बिहार टीचर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बिहार की जो SCERT है उसमें जो क्लास 5 का बुक है, उन बुक्स में पर्यावरण का जो टॉपिक है उसके लिए एक बुक है पर्यावरण और हम, उस पर हम आज बात करेंगे। और उसमें करीब 20 से 22 चैप्टर हैं जो कि मैंने कवर करने की कोशिश की है। उसमें कुछ अभी और कुछ शाम तक में एक वीडियो, और चूँकि बहुत लंबा वीडियो बनाने का अभी मतलब नहीं है, चूँकि कम समय में हम लोगों को ज़्यादा ज्ञान और महत्वपूर्ण पॉइंट देखने हैं, तो इसलिए मैंने कुछ टॉपिक्स में मतलब कि 10 देखते हैं कितना कर सकते हैं आज। तो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। ओके, तो क्लास 5 की जो बुक है पर्यावरण के लिए वो है पर्यावरण और हम, ये टॉपिक है। इसमें जो पहला चैप्टर वो है, पहला चैप्टर हमारा है पटना से नाथुला। पटना से नाथुला, जैसा कि आप जानते हैं पटना बिहार की राजधानी है। ओके, और नाथुला आपका जो है पड़ता है सिक्किम में। तो हम पटना से सिक्किम तक की यात्रा करेंगे और इस यात्रा के क्रम में हम जानेंगे कि कौन कौन से जगह और उन जगहों पर क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बारे में, जैसा कि इसमें बताया गया है। तो इसमें देखिए कि कुछ लोग हैं जो बिहार के पटना स्टेशन पर बैठे हुए हैं और उनकी ट्रेन आती है और ट्रेन के माध्यम से वो लोग सिक्किम की यात्रा पर निकल पड़ते हैं। ओके, तो इसमें जो है आप समझिए कि ये इनका जो पहला पड़ाव होता है वो होता है जलपाईगुड़ी, ठीक। और जलपाईगुड़ी जो है ये स्थान जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में पड़ता है। दार्जिलिंग पहुंचते हैं और दार्जिलिंग में लोग क्या देखते हैं कि दार्जिलिंग, सबसे पहली बात, दार्जिलिंग कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। ओके, यहाँ क्या है? यहाँ चाय के बागान हैं। देखिए ये जो आपको दिया जा रहा है, जैसे कि दार्जिलिंग है, तो दार्जिलिंग में विशेष क्या है? दार्जिलिंग विशेष क्या है वो बात कर रहे हैं, ठीक है। क्या है? चाय बागान है, और क्या है? यहाँ चिड़ियाघर है। ओके, चिड़ियाघर है, और क्या है? यहाँ नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम है। क्या है? म्यूजियम। ओके, और सबसे बड़ी बात, यहाँ एक पशु पाया जाता है, याक। चूँकि दार्जिलिंग एक ठंडा स्थान है और ठंडे स्थान पर जो याक होते हैं वो खासकर आपके पर्वतीय इलाकों, जो सिक्किम हो गया, हिमालय हो गया, इन सब जगह पाए जाते हैं। इनके बाल होते हैं बड़े बड़े, जो इनको ठंडी से बचाते हैं। तो ये चीज़ें आपका दार्जिलिंग में है, ठीक है। और एक चीज़ और, यहाँ लॉयड बॉटनिकल गार्डन है, ठीक। इस तरीके से दार्जिलिंग में जो जो स्थान महत्वपूर्ण हैं, जो पशु महत्वपूर्ण है, इस पशु के लिए महत्वपूर्ण जो वातावरण है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इन विशेष स्थान से आपसे प्रश्न किए जा सकते हैं, ठीक। ये तो हो गया, हम कहाँ थे? पटना से स्टेशन से बैठे हैं, जलपाईगुड़ा पहला पड़ाव,
और वहाँ दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में, जहाँ लॉर्ड बोटेनिकल गार्डन है, चाय के बागान हैं, चिड़ियाघर है, नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम है, याक है। याक एक पशु होता है जो मतलब कि जैसे भैंस होती है, भैंस की तरह होता है, और इसके बाल बहुत बड़े बड़े होते हैं जो कि ठंडी में इनको बचाते हैं। ये आपके पर्वतीय इलाकों में पाया जाता है। तो पूछ सकता है कि भाई याक कहाँ पाया जाता है, सिक्किम दे दे और दक्षिण के कुछ राज्य दे दे। तो इस तरीके से हमको जो है बताना है कि याक जो है सिक्किम, पर्वतीय हिमालय, दार्जिलिंग जो आ जाए वो आपको करना है। और जो चिड़ियाघर था दार्जिलिंग का, जो चिड़ियाघर था, इसी के नज़दीक जो है एक संस्थान है हिमालय पर्वतारोहियों के लिए, हिमालय पर्वतारोहण संस्थान। क्या है? हिमालय पर्वतारोहण संस्थान, जो 1953 में इसकी स्थापना हुई। पर्वतारोहण संस्थान जिसकी स्थापना हुई, और यहाँ जो हमारे आप जानते होंगे तेंजिंग नोर्गे जो कि पर्वतारोही रहे हैं और भारत के ये मूल निवासी भी थे। भारत के मूल निवासी। देखिए, सबसे बड़ी बात इनके बारे में, तेंजिंग नोर्गे, ये इनका जो जन्म हुआ इनका तिब्बत में, पालन पोषण हुआ इनका नेपाल में, सोचिए, ठीक, और निवासी ये बने भारत की। क्योंकि ये जो हैं ये बिहार से सटे हुए राज्य हैं, देश हैं, नेपाल देश हैं। तो इस तरीके से उनका हुआ पालन पोषण। और इन्होंने क्या किया, 20 साल तक कुली के रूप में जो होते हैं बोझा, जैसे कि बाहर से जो भी पर्वतारोही आते हैं, एवरेस्ट की चढ़ाई, क्योंकि भारत का सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट, भारत क्या पूरे विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट है। एवरेस्ट इसका 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसको फतह करने आते हैं। तो तेंजिंग नोर्गे इन्हीं जो पर्वतारोही आते थे उन लोगों के मदद करते थे, उनका बोझा ढोते थे, और बहुत पारंगत भी थे, कुशल पर्वतारोही के साथ जाते थे तो गाइड करने का काम करते थे लोग। तो इसलिए नोर्गे जी को ही एक शब्द होता है सिरदार की उपाधि मिली थी। इस सरदार का मतलब होता है कि जो पर्वतों को चढ़ने में पारंगत होता है, उसको हम सरदार कहते हैं। तो सरदार तेंजिंग नोर्गे जी को सरदार कहा गया था। ठीक, 1953 में, ठीक, दोस्तों यहाँ एक 1954 है, यहाँ पे 1954 में है। चूँकि 1953 में एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे इन लोगों ने माउंट एवरेस्ट की फतह को सबसे पहली बार हासिल किया था। इसी के कारण ही 1954 में हिमालय पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना हुई। ओके, तो एक चूँकि ये बिहार की बुक है तो इसलिए बिहार का एक पर्वतारोही हैं जिनका नाम है श्रीमती निरुपमा अग्रवाल। क्या नाम है? चूँकि इनका उसमें चर्चा किया गया है, निरुपमा अग्रवाल, ये बिहार की हैं। इन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी को फतह किया है, चढ़ी हैं, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाती हैं। मान लीजिए पूछ ले कि निरुपमा अग्रवाल जी का संबंध किससे है, दे दे, तो आप क्या है, ये पर्वतारोही हैं। ठीक, इसके बाद जो अगला पड़ाव आता है, ये तो हो गई उनका कहाँ तक, दार्जिलिंग तक की बात हुई थी। कहाँ तक बात हुई थी? दार्जिलिंग क्रम में हम आते हैं। इसके आगे जो पड़ाव होता है हमारा,
वो होता है गंगटोक। गंगटोक क्या है? गंगटोक सिक्किम की राजधानी है, सिक्किम की राजधानी है। गंगटोक में ही इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 6000 फीट की ऊंचाई पर है। और यहाँ एक सड़क है जिसका नाम है महात्मा गांधी सड़क। इससे चर्चा की गई है। मान लीजिए महात्मा गांधी सड़क कहाँ है? तो गंगटोक में। यहाँ पर्यावरण बहुत साफ़ सुथरा है, सड़कें बहुत साफ़ हैं। ये वर्णन किया गया है उस किताब में कि यहाँ का पर्यावरण इतना अच्छा है कि लोग जो बाहरी टहलने आते हैं बीच में सुंदर बागान, पेड़, मेज, जो टहलते टहलते थक जाए बैठने के लिए, तो इसी के परिप्रेक्ष्य में महात्मा गांधी सड़क का जिक्र आया है, जो कि मैंने आपको बताया। और चूँकि गंगटोक सिक्किम की राजधानी है तो सिक्किम के बारे में भी कुछ जानना बहुत ज़रूरी है, जो कि उसमें दिया गया है। सिक्किम में देखिए, सिक्किम में एक नदी है तीस्ता जो बहती है, ठीक, तीस्ता नदी जो सिक्किम में बहती है। दूसरी, यहाँ जो जनजाति पाई जाती है, जो यहाँ की मूल जनजाति हैं, वो हैं लेप्चा, भूटिया और एक और जनजाति थी नेपाली, क्योंकि नेपाल वहाँ से लगा हुआ है इसलिए नेपाली, ठीक, ये है। और इस तरीके से सिक्किम के बारे में बात हो गई। और ये जो गंगटोक है, यहाँ एक बोटेनिकल गार्डन और सबसे महत्वपूर्ण एक यहाँ बौद्ध स्थल है जिसका नाम है रूमटेक मॉनेस्ट्री करमापा। ये क्या है? ये एक बौद्ध स्थल है, इसलिए महत्वपूर्ण रहता है। मान लीजिए पूछ ले रूमटेक मॉनेस्ट्री करमापा कहाँ है, तो पढ़े रहेंगे बता देंगे भाई कि गंगटोक में है। गंगटोक नहीं तो सिक्किम में है, जो भी ऑप्शन के हिसाब से आएगा तो ये एक बौद्ध स्थल है, ठीक है। ये हो गई बात। अब आगे बात करते हैं हम लोग। जैसा दोस्त जो पढ़ाई किया है उसको नोट डाउन किया है, जिससे आपका टॉपिक एक भी छूटे ना, इसलिए मुझे नीचे देखना पड़ जा रहा है, क्या करें। और उसके बाद देखिए, गंगटोक आए, दार्जिलिंग से गंगटोक आए। अब गंगटोक से अगला पड़ाव जो आएगा वो आएगा आपका नाथुला, जो कि इस टॉप चैप्टर का नाम है पटना से नाथुला। तो हम अंतिम पड़ाव पे हैं पहले चैप्टर के, ठीक। तो नाथुला में क्या है, तो नाथुला बात करते हैं। चूँकि नाथुला चूँकि चीन का बॉर्डर से लगता हुआ है, इसलिए ये अंतिम पड़ाव है जहाँ एवरेस्ट के आसपास पहुँच जाएंगे आप। तो गंगटोक से ये करीब 52 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक। कौन? नाथुला क्या है? नाथुला एक दर्रा है। क्या है? नाथुला एक दर्रा है। सिक्किम में 2 दर्रे पाए जाते हैं, देखिए ये भी महत्वपूर्ण है। आप देखिए, सिक्किम में एक नाथुला पाया जाता है और एक पाया जाता है जलेपला। ये दोनों दर्रे हैं। दर्रा क्या होता है? दर्रा मान लीजिए पहाड़ है, ठीक, और पहाड़ पर आप चढ़ेंगे नहीं, तो पहाड़ के जो बीच में छोटे भाग होते हैं उनको काट के ये निकलने का रास्ता बना जाता है, तो इसे दर्रा बोलते हैं। ये पास होता है, यहाँ से आवाजाही सुगम होती है, बाकी पर्वतों पर बहुत दिक्कत होती है चढ़ने उड़ने में, तो दर्रे पास होते हैं, ठीक। तो ये कहाँ है? ये है आपका तिब्बत की सीमा पर है, तिब्बत की सीमा पर है, ओके, तिब्बत की सीमा पर है। और यहाँ पर जब वो व्यक्ति पहुँचे तो उन्होंने देखा कि सबसे ऊंचा झंडा, सबसे ऊंचा तिरंगा झंडा लहरा रहा था, ठीक। और ये चूँकि चीन की ही सीमा पर है, इसलिए यहाँ मिलिट्री आर्मी सभी थी। तो लास्ट इनका डेस्टिनेशन कहाँ होता है? नाथुला, ओके, पटना से नाथुला। एक महत्वपूर्ण बात जो इसमें नोट डाउन की गई है वो है आपका सिल्क मार्ग। सिल्क मार्ग जिसको आपने
प्राचीन इतिहास में पढ़ा होगा, सिल्क मार्ग, जिसको रेशम रूट बोलते थे, जो उस समय व्यापारियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण मार्ग था। इसी दर्रे से, इसी नाथुला से ही गुजरता था और इससे जो है चीन के जो भी यात्री थे, चीनी यात्री, हेनशांग हो गया, फाइनान हो गया, इर्सिंग हो गया, कोई भी हो गए, तो ये सब इसी रास्ते से आपके विक्रमशिला, पाटलिपुत्र, विक्रमशिला जो कि भोजपुर में है, विश्वविद्यालय था उस समय का, नालंदा में ही है, जो कि उसमें का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय है। समझ में आवासीय मतलब हॉस्टल, जिसमें लोग रहते हैं, वहीं पढ़ते हैं, वहीं रहते हैं, इस तरीके से प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय विश्व का। सोचिए आप, विश्व के गुरु हम ऐसे ही नहीं कहे जाते थे, इसके पीछे महत्वपूर्ण प्राचीन इतिहास रहा है। तो इस तरीके से आपका ये पहला चैप्टर कंप्लीट, ठीक, पहला कंप्लीट हो गया है। अब हम दूसरे चैप्टर बात करेंगे, क्योंकि हम लोगों को सिलेबस को जल्दी जल्दी ख़त्म करना है, लेकिन ये भी है कि एक पॉइंट आपका छूटे नहीं। दूसरा आपका चैप्टर जो है वो है खेल। खेल बहुत सेकंड टॉपिक की आप खेल है। तो खेल में सबसे बड़ी बात की गई है खो खो की। तो खो खो, उसमें बात कही गई कि कुछ बच्चे थे स्कूल में खेल रहे थे, उन्होंने मैडम से कहा कि मैडम कौन सा खेल खेला जाए, तो मैडम ने कहा खो खो खेलते हैं, हमारे गांव में खो खेलते हैं। बच्चों ने कहा 21 बच्चे थे। इस तरीके से आपका उसमें दिया गया है। तो कुछ खेलों की बात की गई है, जैसे कबड्डी इसमें चर्चा में किया गया है। तो इसमें आप क्या देखना है, इसमें अगर देख लीजिएगा कंफर्म करके, क्योंकि बहुत क्लियर ना हो, लेकिन कबड्डी में 7 प्लेयर्स होते हैं, खो खो में कितने प्लेयर होते हैं वो देख लीजिएगा आप। तो इस तरीके से कुछ खेलों के बारे में ज़रूर देख लीजिएगा आप, ठीक। चूँकि खेल एक भाग है, मैं कह रहा हूँ 2 की बात की गई है, क्रिकेट हो गया, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, तो आप देख लीजिएगा। इसमें एक बात की गई है गतका की। गतका ये एक मार्शल आर्ट होता है, जैसे हम लोगों के यहाँ कराटे होता है, ऐसे ही ये सिखों के लिए सिखों में होता है। सिखों का होता है ये, जो इनके 10वें और अंतिम गुरु थे, अंतिम गुरु सिखों के गुरु गोविंद साहब, गुरु गोविंद साहब, क्योंकि इनका जन्म वैशाख के दिन हुआ था। तो वैशाख के दिन इस गतका के खेल को वहाँ सिख लोग करते हैं। तो इसका एक जिक्र है, तो समझ लीजिएगा गतका क्या है। गतका का भी हाल ही में करंट अफेयर्स में कुछ जिक्र हुआ है, आप उसको देख लीजिएगा। तो इसलिए महत्वपूर्ण रहता है गतका, ठीक। ये एक मार्शल आर्ट है, युद्ध कला। अच्छा, ये किस चीज़ के लिए है? ये अपनी आत्मरक्षा के लिए है। मान लीजिए पूछ लीजिए कि गतका किस पर्पज के लिए अपनाया गया था, तो आत्मरक्षा के लिए, किसी को मारने के लिए नहीं, आत्मरक्षा के लिए, ठीक। ये आपका जो है आपका सेकंड टॉपिक, ठीक, सेकंड टॉपिक। अच्छा, जो गुरु गोविंद सिंह थे, इन्होंने ही सिखों को सैन्य रूप, कैसा रूप? सैन्य रूप दिया था, जिनमें इनके 5 थे, कड़ा, कंघी, केस, कपाड़। इस तरीके से गुरु गोविंद साहब के बारे में बात हो गई, ठीक। अब आपका सेकंड चैप्टर खत्म। अब आपका थर्ड चैप्टर आता है, वो आपका है बीजों का बिखरना। बीजों, देखिए दोस्तों क्या है कि थोड़ा लंबा जरूर रहा होगा, लेकिन चूंकि मुझे पूरा अच्छे से कवर करना है, पॉइंट छोटे हैं, चूँकि एससीईआरटी का उसमें स्पेशल डिफाइन किया गया है, इसलिए मुझे छोड़ना नहीं है कुछ। तो बीजों के बिखरना में पहले पॉइंट किया गया है कि जो जैन धर्म थे, उनके 24वें तीर्थंकर थे, तीर्थंकर, क्या नाम था? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी नाम उनका वर्धमान था। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। पहले कौन थे? पहले थे आपके ऋषभदेव। कौन थे पहले? ऋषभदेव। तो चूँकि जैन धर्म की बात की है, इसलिए जैन धर्म के इतिहास के बारे में थोड़ा सा जरूर देखिएगा। जैन और बौद्ध, प्राचीन इतिहास में जैन और बौद्ध धर्म बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए चूँकि चर्चा हुई है इसमें, इसलिए आपको चूँकि कक्षा 5 की बुक में चर्चा हुई है, तो कंपटीशन के लिए महत्वपूर्ण रहता है। ओके, तो जो जो टॉपिक महत्वपूर्ण होंगे आप उसको पॉइंट आउट कीजिएगा, और इतिहास में से वो टॉपिक निकाल कर आप उसको कवर कीजिएगा। राष्ट्रीय आंदोलन तो एक विषय है ही। ओके, तो ये हो गया। इसमें क्या हुआ है कि एक जमुई जगह है बिहार में,
तो जमुई में ही महावीर स्थान का जन्म स्थली माना जाता है कि यहाँ इनका जन्म स्थान है। ठीक, तो इस तरीके से अच्छा, चूँकि टॉपिक का नाम है बीजों का बिखरना, ये इस टॉपिक में आ गया है क्योंकि इसमें बात की गई है, इसलिए मैंने बताया आपको। बीजों का बिखरने में क्या है कि बीजें किस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह किस तरीके से आदान प्रदान होता है, तो उसमें कुछ कुछ माध्यम है। जैसे उसमें एक शब्द है चटक कर बिखरना, चटक कर बिखरना। तो इसमें कौन कौन से बीज आते हैं? इसमें आपका आता है सरसों, ठीक, और आता है गुल मेहंदी, गुल मेहंदी, सरसों, और आपका आता है हर श्रृंगार, चटक कर बिखरने में। फिर उसके बाद आपका जो है इसमें आता है हवा के माध्यम से जो उड़ते हैं, हवा के माध्यम से पहुंचते हैं एक दूसरी जगह, वो होता है कपास का बीज, क्योंकि हल्का होता है। ठीक, ऐसे ही आपका आता है पानी में तैरकर, पानी के माध्यम से, तो वह आपका होता है कमल के बीज और कुमुदनी, ये सब पानी में होते ही हैं। ठीक, पानी का है। तो और है जो जानवरों के माध्यम से, जो जानवर चर रहे हैं उनके लग गए, तो उसमें आता है गोखरू, गोखरू कांटे की तरह होता है, गोखरू हो गया। और पक्षियों की तरह देखिए बहुत ज़्यादा बीजों का आदान प्रदान होता है पक्षियों की तरह। तो इसमें है आपका एक लसोड़ा की चर्चा की गई है। लसोड़ा मुझे आइडिया नहीं है, लसोड़ा का बीज ये चिड़ियों के पक्षियों के माध्यम से, और साथ में बरगद हो गया, अमरूद हो गया, ठीक, बरगद हो गया, अमरूद हो गया, पीपल, ये सब किस तरीके से बीज एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं, किस तरीके से पेड़ों का वहाँ वृक्ष उगते हैं, तो ये चर्चा की गई है आपके बीजों का बिखरना में। ये आपका चैप्टर 3 खत्म हो गया। अब आते हैं चैप्टर 4 पर। चैप्टर 4 है आपका मेरा बगीचा, चैप्टर 4। इसमें क्या है? इसमें आपका जो है एक बात की गई है कैक्टस, ठीक, कैक्टस एक पेड़ होता है जो मरुस्थल में होता है, और बबूल। देखिए ऐसे पेड़ हैं जिनको पानी की आवश्यकता बहुत कम है, पानी की कमी में उग जाते हैं, अपने आप को सर्वाइव कर लेते हैं, इसलिए इन दोनों की चर्चा की गई है। इसलिए मैं आपको बता दूँ, ये मरुभूमि मतलब कि राजस्थान में अधिकतर, हालांकि पाया तो देश में पाया जाता है, लेकिन जो महत्वपूर्ण जहाँ है वो यहाँ पाया जाता है। ठीक, इसकी चर्चा की गई है। अच्छा, इसी में एक चर्चा की गई है हर्बेरियम। एक बच्चा है जिसको टीचर ने कहा है कि आप ना एक हर्बेरियम तैयार करके लाइए। तो जहाँ रहता है वहाँ काफ़ी पेड़ पौधे हैं, एक आवास है, उसके पिताजी रहते हैं, वहाँ काफ़ी सारे फूल पत्ती पेड़ पौधे बहुत वैरायटियाँ हैं। तो वो हर्बेरियम क्या होता है कि हर्बेरियम कोई भी पेड़ की डाली, जैसे मान लीजिए कोई पत्ता है, ठीक, कोई पत्ता है, इसको आपने अपने पेपर में रख लिया तोड़ के, और कुछ दिन बाद निकाला तो सूखा रहता है, एकदम अच्छा रहता है। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा करके, अलग अलग वैरायटी का इकट्ठा करके आप जो एक एल्बम तैयार करते हैं, क्या तैयार करते हैं? एल्बम, वही हर्बेरियम। ओके, तो हर्बेरियम पूछ लेगा क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि बहुत सारे पेड़ पौधों की अलग अलग वैरायटी को, पत्तों, टहनियों, फूलों को अखबार के अंदर रखकर कुछ दिनों तक सूख जाते हैं, उसके बाद निकालते हैं। बचपन में आप लोग किए होंगे, ऐसा हम भी किए हैं। तो वही उस सब को इकट्ठा एक साथ लाना एल्बम के रूप में, उसे हर्बेरियम कहते हैं। तो ये आपका चौथा टॉपिक, केवल 2 ही चीज़ महत्वपूर्ण थी। दोस्तों, जो महत्वपूर्ण हैं सिर्फ वही हम बात करेंगे, क्योंकि बहुत समय है नहीं है, लंबा वीडियो हो रहा है, लेकिन क्या करें, तो पढ़ाना भी है। अब ये आपका हो गया ऐतिहासिक स्मारक। ये आपका है 5 टॉपिक, आई थिंक 5 टॉपिक, 5वां चैप्टर है आपका। इसमें बात की गई है, देखिए इसमें चूँकि बिहार में बहुत ऐतिहासिक स्मारक हैं, जैसे आपका नालंदा हो गया, पहला ही महत्वपूर्ण चीज़ नालंदा। अब नालंदा के बारे में विशेष जानकारी क्या है कि जो मैंने आपको बताया, संसार का प्रथम आवासीय, ठीक, ये रिपीट होगा, संसार का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय नालंदा था। ठीक, दूसरा इसकी स्थापना गुप्त सम्राट
कुमारगुप्त। कौन? कुमारगुप्त ने की थी। ठीक, नालंदा की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। दूसरा, इसका जो उत्कर्ष काल था वो 8वीं से 12वीं शताब्दी, कहते हैं ना जिसका एक पीरियड आता है, मेरा भी टाइम आएगा, तो इसका ये वही टाइम था। 8वीं से 12वीं शताब्दी में इसका उत्कर्ष काल था। और उसके बाद ये धीमे धीमे आते आते आई थिंक 12वीं शताब्दी के आसपास, 12वीं के आसपास ये खत्म हो गया। खत्म करने में जो एक, अरे ध्यान नहीं आ रहा मुझे, उसने इसका संहार कर दिया था, इसकी पुस्तकालय को जला दिया था। देखिए दिमाग से नहीं आ रहा है, जो भी है बता देंगे आपको बाद में। तो ये ख़त्म हो गया। तो नालंदा में क्या था कि यहाँ चीनी यात्री जो थे, जो महत्वपूर्ण हैं, ह्वेनसांग जी ने यहाँ पढ़ाई की थी। ठीक, और यहाँ एक पुस्तकालय था, उसका नाम था धर्मगंज पुस्तकालय था। इसमें 3 कैटेगरी थी। पहली कैटेगरी थी आपकी रत्नदधि, ठीक, और दूसरा था आपका रत्नरंजक, और तीसरा था आपका रत्न सागर। ये 3 पुस्तकालय थे। जो पूछ लेगा इसमें से एक पुस्तकालय कौन नहीं था, एक अलग दे देगा। ठीक, इस तरीके से। और उसके बाद कुछ बिहार के और स्मारक हैं। ये तो नालंदा की बात हो गई थी। दूसरा है आपका मगध की राजधानी जो थी, मगध की राजधानी गिरिब्रज, जिसका नाम राजगीर था। तो ये भी आपका बिहार में ही था। ओके, पाटलिपुत्र, जिसका आधुनिक नाम पटना, शेरशाह सूरी द्वारा। ये भागलपुर में एक स्थित, भागलपुर में विक्रमशिला था, ना कि भोजपुर में। मैंने पिछली बार मैंने भोजपुर बोल दिया था, तो भागलपुर में है। ओके, माफ़ कीजिएगा मुझे। और वैशाली में किसकी जन्मस्थली थी? महावीर स्वामी जी की जन्मस्थली थी। ठीक, वैशाली यही बिहार में है। पटना साहिब ये क्या है? पटना साहिब आपका जो सिखों के अंतिम गुरु थे, गुरु गोविंद साहब, जिनका भी जिक्र हुआ था, गतका, ध्यान आया? तो गुरु गोविंद साहब का जन्मस्थली पटना साहिब है, जो कि बिहार में है। एक है मोतिहारी, सब बिहार के महत्वपूर्ण स्थल हैं। विश्व का सबसे ऊंचा और बड़ा बौद्ध स्तूप क्या है? स्तूप। ठीक, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप हो गया ये हम लोग। उसके बाद देखिए पटना में आपका है गोलघर। ठीक, गोलघर है। एक संग्रहालय भी है। संग्रहालय मतलब कि संग्रह का जो आलय है, आलय मतलब आवास, जहाँ पुरानी चीज़ें, महत्वपूर्ण चीज़ें रखी जाती हैं, संग्रहालय होता है। और लास्ट आपका है औरंगाबाद में क्या है? औरंगाबाद में आपका जो है सूर्य मंदिर और पावापुरी का जल मंदिर। सूर्य मंदिर मतलब देव सूर्य मंदिर है, देव सूर्य मंदिर। और पावापुरी में आपका है जल मंदिर। ठीक, तो औरंगाबाद में आपका देव सूर्य मंदिर, पावा मंदिर पर ये।
इस तरीके से आपका ये 5वां चैप्टर ख़त्म हो गया। और अब हम बात करते हैं आपके 7वें चैप्टर। इसको आपने नोट डाउन कर लिया होगा। मैं चाहता हूँ जो मैं लिखता रहा हूँ उसको आप पॉइंट आउट करते रहिए, जिससे आपको रिवीजन करने में सुविधा हो, आपको दोबारा वीडियो देखने की आवश्यकता ना हो, क्योंकि वीडियो देखना मतलब फिर टाइम खराब करना आपका। बस आप देखते रहिए इसको। अब हम बात करते हैं अगला चैप्टर 6, सिंचाई। सिंचाई के साधन। अब सिंचाई के साधन आपको क्या बताया जाए, आप जानते ही होंगे, भली भांति परिचित होंगे इससे। बस ये जान लीजिए कि परंपरागत जो होता है, परंपरागत जो साधन होते हैं सिंचाई के, वो आपके होते हैं जिसमें लिखा है नदी, तालाब और कुआं। ये आपके परंपरागत हैं। नलकूप वलकूप ये सब आधुनिक टेक्नोलॉजी का है। ओके, तो इतना इसमें इम्पोर्टेंट था 6 में, ठीक। और 7 चैप्टर जो आपका है जितना खाओ उतना पकाओ। जितना खाओ उतना पकाओ। ये क्या है ना, इसमें बताया गया है कि हम लोगों को अन्न की बर्बादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भारत वैसे भी एक उभरता हुआ एक देश है, जो कि एक समय अन्न की बहुत समस्या थी, लोगों को एक वक्त का खाना नसीब नहीं होता था। तो इसलिए कहा गया है कि ये बहुत अच्छे टॉपिक बिहार की SCRT में लिखे, मुझे अच्छा लगा काफ़ी। इससे नॉलेज तो मिलती ही है, प्लस हमको अपने देश के विकास करने में हमारा क्या महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है, हम किस तरीके से भोजन का, किसी भी चीज़ का दुरुपयोग न करें, उसको अच्छे हाथों तक पहुंचाएं, जिसको ज़रूरत हो उसको मिल जाए। चूँकि शादी वगैरह हम देखते हैं आप काफ़ी खाना का वेस्टेज होता है। ये बात इसमें कही गई है, ये मेरी तरफ से नहीं है, ये इसी में कहा गया है। एक कहानी की तरह है कि किस तरीके से क्या है, ठीक। तो जितना खाओ उतना पकाओ में एक पॉइंट आउट सिर्फ इतना है कि किसी भी भोजन को अगर आपको लंबे समय तक रखना है अच्छे तरीके से, तो उसके लिए आपको उस चीज़ में से पानी की मात्रा को कम कर देना चाहिए। जैसे मुरब्बा, अचार, इसमें हम क्या करते हैं, पानी को अचार के लिए हम सुखा लेते हैं, उसको सुखाने के बाद अचार डालते हैं तो जल्दी ख़राब नहीं होता है। मुरब्बा क्या करते हैं, मुरब्बे को हम छील लेते हैं, गोद देते हैं, उसको अच्छे से पानी निकाल देते हैं उसका, तब हम करते हैं। तो इस तरीके से परिरक्षण की बात की गई है कि हम किसी चीज़ को कितने देर तक, तो सिर्फ इसमें ये था कि पानी की मात्रा को कम कर देना, तो लंबी अवधि तक ये चलते हैं, ठीक। ये आपका 7वां टॉपिक हो गया। अब आपका आता है 8वां टॉपिक। 8वां वो है आपका रॉस की जंग। रॉस की जंग मलेरिया के संग। अब इससे तो आप परिचित हो ही गए होंगे। मलेरिया का मतलब कि रॉस ने ही कुछ ऐसा काम किया होगा कि मलेरिया का हमको आज उपचार मिल सका। तो मलेरिया एक संक्रामक बीमारी है, संक्रामक बीमारी। दूसरा, ये मादा एनाफ्लीज एक मच्छर होता है, वो एक इसके वाहक के रूप में काम करते हैं। मच्छर के काटने से होता तो है, लेकिन मच्छर एक वाहक है, मच्छर ही नहीं फैलाता इसको। मच्छर एक वाहक है, तो मच्छर के द्वारा ही फैलाया जाता है। इसकी जानकारी रोनाल्ड, इनका पूरा नाम है रोनाल्ड रॉस। ये उत्तराखंड के हैं। उत्तराखंड में एक जगह है अल्मोड़ा, वहाँ के निवासी थे। और इन्होंने ही मलेरिया की दवाई, पहले क्या था, केवल कुनैन एक पेड़ होता है, कुनैन की छाल से ही इसका इलाज किया जाता था। लेकिन आज के दौर में मलेरिया का इलाज हो रहा है अच्छे से। तो इस तरीके से आज हमने 8 टॉपिक कवर किए, और 9 से लेके जो टॉपिक हैं 16 तक, 8 आज शाम को ही मैं लेक्चर में डालूंगा, अगर आज टाइम रख ठीक है।
नहीं नहीं आज ही मुझे करना है, ठीक है। एक्चुअली मेरी पेन में थोड़ा रिफिल कम हो गई है, देखिए, तो करते हैं। ओके, तो कैसा लगा आपको टॉपिक? अच्छा, सबसे बड़ी बात कि जो मैंने बताया आपको, उसकी जो